ठीक है। तो विद्यार्थियों, मैं सुमित मंगल उड़ान आईएएस एकेडमी की तरफ से, और आज हम लोग महमूद गजनवी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि मोहम्मद गजनवी जो है, जब उसने भारत पर लगातार 17 बार आक्रमण किए तो उसके बाद महमूद गजनवी की मृत्यु हो गई 1030 में, और उसके बाद महमूद गजनवी से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो, अगर हम बात करें तो महमूद गजनवी जो है उसने भारत पर लगातार आक्रमण किए, और इसी क्रम में महमूद गजनवी ने एक उपाधि धारण करी जिसका नाम था गाजी। क्या उपाधि धारण करी? गाजी। गाजी का मतलब होता है विधर्मियों का कत्ल करने वाला। किसका कत्ल करने वाला? विधर्मियों का कत्ल करने वाला, यानी कि जो इस्लाम धर्म को नहीं मानते हैं उनको समाप्त करने वाला कहलाता है गाजी। उसने बुद्ध शिकन की भी उपाधि धारण करी। बुद्ध शिकन का मतलब है मूर्तियों को तोड़ने वाला, क्योंकि इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा नहीं होती थी, इसलिए उसने बुद्ध शिकन की भी उपाधि धारण की। महमूद गजनवी के बारे में कहा जाता है कि उसके दरबार में कई विद्वान रहा करते थे, और इन्हीं विद्वानों में एक कुतुबी रहता था जिसने एक पुस्तक की रचना करी जिसका नाम है तारीख ए यामिनी। याद रखना, कुतुबी की बुक का नाम क्या है? तारीख ए यामिनी। तुम्हें कई नामों के पीछे तारीख है लिखा मिलेगा, ठीक है ना। कई सारी बुकें आएंगी अब आगे चलकर, तारीख है नाम लिखे होंगे, हमें याद करना है। तो तारीख ए यामिनी यानी के उसका रचयिता कौन था? कुतुबी। कुतुबी किसके दरबार में रहता था? महमूद गजनवी के दरबार में। एक और बुक है जिसका नाम है शहनामा, और शहनामा लिखी है फिरदौसी ने। शहनामा के रचनाकार कौन है? फिरदौसी। तारीख यामिनी के रचनाकार कौन है? कुतुबी। लेकिन इस वंश के समय या इस समय जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई वो लिखी गई है किताब उल हिंद। किताब उल हिंद बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है जो कि अल बरूनी के द्वारा लिखी गई है। याद रखना, यह बुक बहुत ही फेमस है, और अल बरूनी ने किताब हिंद की रचना की है जो भारत की 11वीं सदी का इतिहास बताती है। किसका इतिहास बताती है? 11वीं सदी का इतिहास बताती है, जो ये बताती है कि 11वीं सेंचुरी के आसपास भारत का राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक इतिहास कैसा था। अल बरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया, भारत घूमा, और भारत घूमते हुए उसने जो कुछ भी देखा उसे उसने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में लिख दिया। और इस तरह किताब उल हिंद की रचना किसने की? अल बरूनी ने। इंडिपेंडेंट रूप से, स्वतंत्र रूप से घूम फिर कर उसने इसकी रचना की है जिसका नाम है किताब उल हिंद। तो 3 पुस्तकें हैं। पहली पुस्तक है तारीख यामिनी जो किसने लिखी? कुतुबी ने। एक पुस्तक है शहनामा जो किसने लिखी? फिरदौसी ने। एक पुस्तक है किताब उल हिंद, इसकी रचना किसने करी? अल बरूनी ने। किसने की? महमूद गजनवी ने चांदी के सिक्के जारी किए जिसके एक तरफ अरबी भाषा में लिखा होता था और एक तरफ जो है संस्कृत भाषा में लिखा होता था। यानी कि महमूद गजनवी ने एक ऐसे सिक्के जारी किए जिनकी भाषाओं में एक तरफ अरबी भाषा और दूसरी तरफ संस्कृत भाषा लिखी होती थी, और जो कि देवनागरी लिपि में लिखी होती थी। किस लिपि में लिखी होती थी? देवनागरी लिपि। समझ में आई बात? समझ गए बात को? चलो, दिल्ली सल्तनत हम लोग चालू करते हैं। और दिल्ली सल्तनत की अगर मैं बात करूं तो दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों की स्थापना होगी। कितने वंशों की स्थापना होगी? 5 वंशों की स्थापना होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, इनका सीक्वेंस पूछा जाता है। पहली चीज, पहला वंश कौन सा था? कौन सा वंश था?
गुलाम वंश जो 1206 से लेकर 1290 तक रहेगा। दूसरा वंश होगा खिलजी जो 1290 से लेकर 1320 तक रहेगा। तीसरा वंश होगा तुगलक जो 1320 से लेकर 1414 तक रहेगा। चौथा वंश है सैयद जो 1414 से लेकर 1451 यानी 1451 तक रहेगा। और पांचवा है लोधी वंश जो 1451 से लेके 1526 तक रहेगा। और इस तरह 1526 में भारत पर बाबर का आक्रमण होगा और दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाएगा। क्लियर है? इसमें सबसे छोटा वंश खिलजी वंश है और सबसे बड़ा वंश तुगलक वंश है। यानी सबसे लंबे समय तक शासन किया तुगलक वंश ने और सबसे कम समय तक शासन किया है खिलजी वंश ने। क्लियर है? खिलजी वंश मात्र 30 साल शासन करेगा और तुगलक वंश 94 ईयर शासन करेगा। कितने वर्ष शासन करेगा? 94 ईयर। दिल्ली सल्तनत की अगर बात की जाए तो दिल्ली सल्तनत जो है उसको हम इस मैप के थ्रू समझते हैं। दिल्ली सल्तनत की अगर बात की जाए तो 1206 से लेकर 1290 तक यानी गुलाम वंश तक दिल्ली और आसपास के एरिया को जीत लिया था किसने? गुलाम वंश के शासकों ने। लेकिन अभी पूरा राजस्थान बचा हुआ था और पूरा दक्षिण बचा हुआ था। 1290 से 1230 तक एक नई डायनेस्टी आई जिसका नाम था खिलजी डायनेस्टी। और खिलजी डायनेस्टी का सबसे महान शासक होगा अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी पहली बार पश्चिम भारत पर आक्रमण करके राजपूतों को मिला लेगा और दक्षिण के भी कई हिस्सों पर वो अधिकार कर लेगा। लेकिन दक्षिण के इन हिस्सों को वो डायरेक्ट अपने में मिलाएगा नहीं। इनसे वो सिर्फ क्या वसूल करेगा? टैक्स वसूल करेगा। अगला वंश आएगा तुगलक वंश। तुगलक वंश पहला ऐसा वंश होगा जो दक्षिण की ओर बढ़कर दक्षिण को भी अपने साम्राज्य में मिला लेगा। समझ में आई? और तुगलक वंश के बाद आगे चलकर लोधी वंश होगा जिसका विस्तार वापस से दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों तक ही सिमट जाएगा। और सैयद वंश इसके बाद आएगा और उसका वंश भी समाप्त हो जाएगा। समझ में आई बात? तो कौन कौन से वंश हैं? सबसे पहले कौन सा वंश आएगा? गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद खिलजी। खिलजी के बाद तुगलक। तुगलक के बाद लोधी और सैयद वंश। और सैयद के बाद लोधी। सैयद के बाद कौन आएंगे? लोधी। और इस तरह ये पांचों वंश स्थापित होंगे। सबसे छोटा कार्यकाल किस वंश का होगा? खिलजियों का। और सबसे बड़ा किसका होगा? तुगलकों का। दिल्ली सल्तनत की स्थापना होने से पहले की कहानी क्या है इसको आज हम समझते हैं। सबसे पहले एक व्यक्ति होगा जिसका नाम होगा शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन गोरी, जिसे हम मोहम्मद गोरी के नाम से जानेंगे। तो शिहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन गोरी के नाम से गद्दी पर कौन बैठेगा? महमूद गोरी गद्दी पर बैठेगा। महमूद गोरी का टाइम पीरियड है 1173 से लेके 1206 तक। क्या टाइम पीरियड है? 1173 से लेके 1206 तक। अब होगा क्या भैया? मोहम्मद गोरी जो है उसने 1175 में भारत की ओर बढ़ने के लिए उसने मुल्तान के करामातियों को, जो एक जाति हुआ करती थी, उस जाति को पराजित करके उनसे मुल्तान छीन लिया। क्या छीन लिया? मुल्तान छीन लिया। महमूद गोरी को यह पता है कि महमूद गजनवी जो था
उसने भारत पर आक्रमण किया और भारत पर आक्रमण करके उसने बहुत सारा धन प्राप्त किया। जब मोहम्मद गोरी गद्दी पर बैठा तो उसने भी भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई और इस आक्रमण करने की योजना के तहत उसने सबसे पहले मुल्तान वाला जो एरिया है वो एरिया उसने करमातियों से छीन लिया। अब करमातियों से जब उसने मुल्तान का एरिया छीन लिया तो यानी पाकिस्तान का जो वर्तमान में हिस्सा है वो उसके अंडर अधिकार क्षेत्र में आ गया। तो याद रखना कौन सी जाति से छीना था? करमातियों से छीना था। यही करमाती जाति जो है इसको नष्ट कर दिया मोहम्मद गोरी ने और करमातियों के बचे कुचे जो युवा वर्ग थे, जो जवान लोग थे, वो सब के सब अपनी जान बचाकर भाग गए। लेकिन मोहम्मद गोरी के विरुद्ध इन करमातियों ने कसम खाई कि वो मोहम्मद गोरी से बदला जरूर लेंगे और मोहम्मद गोरी को उसके इस कार्य के लिए जिसके तहत उन्होंने उससे उनका क्षेत्र छीना है वो मोहम्मद गोरी से बदला जरूर लेंगे। अंत में करमाती लोग ही मोहम्मद गोरी की हत्या करेंगे। बात समझ में आई? तो करमातियों से उसने उसका घर उजाड़ कर उनसे क्या ले लिया? मुल्तान ले लिया। क्लियर है यहां तक? महमूद गोरी जो है वो गोमल दर्रे से गुजरात के रास्ते भारत की ओर बढ़ा क्योंकि उसको लगता था कि भैया महमूद गजनवी बोलन दर्रे से होता हुआ भारत की ओर बढ़ा और भारत का जो एरिया है उस एरिया से उसने बहुत अधिक धन प्राप्त किया। मोहम्मद गोरी को लगा कि भैया मैं किस रास्ते से होकर जाऊंगा? मैं गुजरात के रास्ते होकर जाऊंगा और गुजरात के रास्ते होते हुए भारत के अंदर इंटर करूंगा। उसने सुलेमान पहाड़ियों को क्रॉस किया, गोमल दर्रे से होता हुआ वो गुजरात की ओर बढ़ा। इस समय गुजरात का जो शासक था वो था चालुक्य वंश का शासक भीम द्वितीय। याद रखना एक बात को मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि महमूद गजनवी के समय, किसके समय? महमूद गजनवी के समय कौन शासक होगा? और महमूद गोरी के समय गुजरात का कौन शासक होगा? ये चालुक्य शासक होंगे। यहां का शासक होगा भीम प्रथम और यहां का शासक होगा भीम द्वितीय। समझ में आई बात? अब मोहम्मद गोरी ने गोमल दर्रे से होते हुए भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई और यहां पर भीम द्वितीय यानी मूलराज द्वितीय का शासन था। लेकिन जब उसने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई तो उसकी सेना का नेतृत्व यानी भीम द्वितीय की सेना का नेतृत्व उसकी मां नायिका देवी कर रही थी। याद आई कहानी? मैंने राजपूत पढ़ाए थे तब बताया था। कौन आई? नायिका देवी। और पूरे युद्ध की बागडोर नायिका देवी ने अपने हाथों में ले ली और बोला बेटा मोहम्मद गोरी तू आके दिखा, मैं तेरी बैंड बजा दूंगी। मोहम्मद गोरी गोमल दर्रे से होकर भारत के अंदर इंटर होना चाहता था लेकिन नायिका देवी ने बोला कि भैया भीम द्वितीय तू रुक जरा, मैं इसको संभालती हूं। और मोहम्मद गोरी जब भारत के अंदर इंटर हुआ तो नायिका देवी ने उसे युद्ध में पराजित कर दिया और युद्ध में पराजित करने के बाद गोरी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो भारत में पहली बार पराजित हो गया और मोहम्मद गोरी पराजित होकर भारत से वापस चला गया। बात समझ में आई? कहां चला गया? वापस चला गया। अब मोहम्मद गोरी को लगने लगा कि भैया गुजरात के रास्ते भारत में इंटर नहीं हो सकते, इसलिए गुजरात के रास्ते भारत में इंटर ना होते हुए उससे महमूद गोरी की तरह ही भारत में इंटर होने, महमूद गजनवी की तरह भारत में इंटर होने की योजना बनाई और इसके लिए वो उत्तर पश्चिम भारत की तरफ यानी पंजाब की तरफ से भारत की ओर आगे बढ़ा। कहां से आगे बढ़ा? पंजाब के रास्ते आगे बढ़ा। जब वो पंजाब के रास्ते आगे बढ़ा तो पंजाब की छोटे छोटी जातियों को पराजित करके उसने अपनी सीमा को आगे बढ़ा लिया और मोहम्मद गोरी लगातार आगे बढ़ता जा रहा था और फिर आगे बढ़ते बढ़ते उसकी सीमा जो है
वो एक जगह आकर रुक गई और वो जगह थी भटिंडा। कहां आकर रुक गई? भटिंडा। भटिंडा में एक तरफ दिल्ली और अजमेर का चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान थर्ड, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? राय पिथौरा के नाम से आते हैं, उसकी राज्य की सीमा आकर लगती थी। अब भटिंडा पर एक सीमा द्वार था जिसके एक तरफ चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान थर्ड खड़ा हुआ था और एक तरफ महमूद गोरी खड़ा हुआ था। अब यह तय हो गया कि दोनों की सीमाएं आपस में मिल रही हैं, तो अब यह तय हो गया कि आपस में युद्ध अवश्य होगा। और इस तरह पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच पहला युद्ध होगा 1191 में, जिसको हम कहते हैं तराइन का प्रथम युद्ध। क्लियर है? पृथ्वीराज चौहान की जहां बात करें तो पृथ्वीराज चौहान ने चंदेल शासक परमार्दी देव पर भी हमला कर चुके हैं, मैंने राजपूत काल में तुम्हें बताया था। और इस समय परमार्दी देव के दो सेनापति आला और उदल दोनों ने वीर गति को प्राप्त हुए, क्योंकि दोनों ने इस युद्ध की कमांड अपने हाथों में ले ली और परमार्दी देव को वहां से निकाल दिया। आला उदल ने पृथ्वीराज चौहान की सेना का डटकर मुकाबला किया, लेकिन अंत में उसकी मृत्यु हो गई और ये दोनों भाई वीर गति को प्राप्त हो गए। और इसी पर जगनीक ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है आला खंड, जो बुंदेलखंड में आज भी लोकगीत है, गाया जाता है और आज भी ये वीर रस प्रधान गीतों में शामिल सबसे बड़ी गाथाओं में से एक है, जिसे आला खंड के नाम से जाना जाता है। आला उदल की रचनाओं को किसके नाम से जाना जाता है? आला खंड के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि दोनों ने लगभग 52 लड़ाइयां लड़ी, जिसमें एक में भी उन्हें पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। विवाद की अगर हम बात करते हैं तो कन्नौज में भी उसका विवाद था पृथ्वीराज चौहान का, और मैंने तुम्हें कहानी बताई थी कि भाई साहब ने किसका अपहरण कर लिया था? गहड़वाल वंश के शासक जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण कर लिया था। मैंने स्वयंवर रचवाया था उस वक्त, तुम में से कई लोग जो है शेरवानी पहन के आए थे उस समय, याद आया? संयोगिता का स्वयंवर आयोजित हो रहा था, तुम लोग शेरवानी पहन के आए थे, लेकिन तुम्हारी माला जो थी, मतलब संयोगिता ने माला तुम्हारे गले में नहीं डाली, बल्कि किसके गले में डाली? द्वारपाल पर एक मूर्ति के रूप में खड़े हुए पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति पर। और फिर पृथ्वीराज चौहान जो है वो आया और गहड़वाल शासक जयचंद की पुत्री संयोगिता का अपहरण करके ले गया। क्लियर है? समझ में आई बात? पृथ्वीराज चौहान की अगर बात की जाए तो पृथ्वीराज चौहान ने दिल्ली को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले रखा था और 18th सेंचुरी में तोमर शासकों ने दिल्ली की स्थापना करी थी, और दिल्ली की स्थापना करी थी आनंदपाल वीरन देव ने। और इस तरह दिल्ली तोमरों के द्वारा बसाई गई। किसके द्वारा बसाई गई है दिल्ली? बाद में तोमरों से कौन छीन लेगा? पृथ्वीराज चौहान छीन लेगा। कौन छीन लेगा? पृथ्वीराज चौहान छीन लेगा। अब भटिंडा में दोनों की सीमा लग जाने के बाद यह तय हुआ कि अब दोनों के बीच युद्ध होगा। तो 1191 में, थोड़ा गलत लिखा गया है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं आपसे। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध होगा और इस युद्ध में गोरी जो भारत के लिए आगे बढ़ चुका है और 1192 में 1189 में उससे तरभिंद और भटिंडा तक के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया है। अब यह तय हो गया कि अब युद्ध होगा और परिणामतः युद्ध हुआ। दोनों की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी और पृथ्वीराज चौहान की सेना ने मोहम्मद गोरी की सेना को पराजित कर दिया और मोहम्मद गोरी पराजित होकर वापस पंजाब लौट गया, क्योंकि पंजाब वो पहले जीत चुका था, पाकिस्तान वाला पंजाब, समझ गए? अब मोहम्मद गोरी जब वापस लौट गया तो मोहम्मद गोरी ने सोचा, भैया ऐसा क्या हुआ, मैं क्यों हार गया? ऐसा क्या कारण था कि मेरी पराजय हो गई? ऐसा क्या कारण था कि मेरी पराजय के कारण
मुझे भारत में अंदर एंट्री नहीं मिली। और इस तरह तराइन का सेकंड बैटल हुआ और तराइन के सेकंड बैटल के लिए मोहम्मद गोरी ने 1 साल तक अपनी सेना को मजबूत किया और 1 साल बाद मोहम्मद गोरी वापस आया और मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया। और पृथ्वीराज चौहान को पराजित करने के बाद पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या हुआ, इसके बारे में कुछ मतभेद उत्पन्न हुए हैं। जैसे मिनाज उस सिराज का कहना है कि तत्काल उसकी हत्या कर दी गई और पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु हो गई, वो वीर गति को प्राप्त हुआ और दिल्ली और आसपास का अजमेर का इलाका तुर्की लोगों ने अपने राज्य में मिला लिया। दरबारी कवि चंद बरदाई ने अपनी रचना पृथ्वीराज रासों में यह बताया है कि इस समय महमूद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान की आंखें निकलवा ली और आंखें निकलवा कर वो उसको कहां ले गया, गजनी। और गजनी ले जाने पर उसने ये अफवाह उड़ा दी कि फिर, मतलब अफवाह थी या सच्चाई जो उसने बता दी। और चंद बरदाई ने कहा कि मोहम्मद गोरी को यह सूचना पहुंचा दो, यानी ऐसी अफवाह पहुंचा दो जिससे वो इसको मान ले कि ऐसा हो नहीं सकता। और पृथ्वीराज चौहान के बारे में यह बता दिया कि वो शब्द भेदी बाण चला सकता है। ये सही में चला सकता था, लेकिन ये अफवाह उड़ानी जरूरी थी क्योंकि मोहम्मद गोरी इस कंफ्यूजन में रह जाए कि ऐसा हो ही नहीं सकता और वो उसको प्रैक्टिकल करने बुला ले, इसलिए अफवाह उड़ाना जरूरी था। गोरी को विश्वास नहीं था, इसलिए गोरी ने उसे वापस बुलाया और वापस बुलाकर पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच शब्द भेदी बाण चलाए गए और इस शब्द भेदी बाण में पृथ्वीराज चौहान ने ऊपर सिंहासन पर बैठे हुए मोहम्मद गोरी को तीर चलाकर उसकी हत्या कर दी और इस तरह मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई। बाद में चंद बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान को और पृथ्वीराज चौहान ने चंद बरदाई को चाकू मारकर दोनों ने आत्मदाह कर दिया। यह कहानी हमें चंद बरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासों में मिलती है। दूसरी चीज समझ में आ गई बात। तीसरा मतभेद यह कहता है कि आखिर पृथ्वीराज चौहान के साथ हुआ क्या। तो हसन निजामी कहता है कि पृथ्वीराज चौहान को अजमेर ले जाया गया और अजमेर ले जाकर उसे कुछ समय तक वहां का एडमिनिस्ट्रेशन संभालने की जिम्मेदारी दी गई। लेकिन बाद में पृथ्वीराज चौहान ने अजमेर में षड्यंत्र रचना चालू कर दिया, जिसकी वजह से गोरी क्रोधित हो गया और गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को जहां का शासक बना रखा था उसे तत्काल गिरफ्तार करवाया और विद्रोह फैलाने का आरोप लगाते हुए पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी। तो पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या हुआ इसको लेकर 3 मतभेद हैं, लेकिन पिक्चर एक ही पे बनती है जिसमें पृथ्वीराज चौहान को अंधा किया जाता है। ठीक है, क्योंकि बाकी जो दोनों तथ्य हैं वो मुस्लिम इतिहासकारों के द्वारा दिए गए हैं, लेकिन जो चंद बरदाई ने कहा है वो तथ्य, क्योंकि उस समय का जो साहित्य लिखा जाता था वो साहित्य जो है प्रशंसात्मक रूप में लिखा जाता था, इसलिए संभवतः कई इतिहासकार ये मानते हैं कि चंद बरदाई ने पृथ्वीराज चौहान की प्रशंसा करते हुए इसे लिखा होगा। चंद बरदाई ने यह काम अपने पुत्र को दिया और उस पुत्र ने इस पुस्तक को पूरा किया होगा, क्योंकि चंद बरदाई की तो मृत्यु हो गई थी। तो कई इतिहासकार ये मानते हैं कि आखिर अगर ऐसा हुआ होगा तो इन तीनों में से सही क्या है। तो हसन निजामी का तथ्य सबसे ऑथेंटिक पता चलता है। क्यों? क्योंकि प्रमाण के रूप में यह बताया गया है कि इस समय एक सिक्के प्राप्त हुए हैं जिस पर एक तरफ शिव यानी बेल की आकृति बनी हुई है, यानी शिव के बेल की आकृति है, और दूसरी तरफ देवनागरी लिपि में पृथ्वीराज लिखा हुआ है, जबकि दूसरी तरफ घोड़े की आकृति के साथ मोहम्मद बिन शाम लिखा हुआ है, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि अजमेर में पाए गए सिक्कों पर एक तरफ मोहम्मद बिन शाम और एक तरफ पृथ्वीराज चौहान का नाम मिला है। तो संभवतः कुछ समय तक अजमेर में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी के अंडर में काम किया हो।
गोट इट? समझ में आ रही है? पक्का? सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं चल रही इधर? समझ में आया कि नहीं आया? दीदी आ गया दीदी? उम्र ही क्या है हमारी, 2 महीने छोटा हूँ बस। क्या है, मेरी बाली उम्र का पता नहीं चलता ना, है ना? अभी ग्रेजुएशन के भी पेपर चल रहे हैं ना मेरे यार, फाइनल ईयर के। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी ने कुछ सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति बनवाई। याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है। ऐसा कौन सा मुस्लिम शासक था जिसके सिक्कों पर लक्ष्मी की आकृति मिलती है? मोहम्मद गोरी। ऐसा कौन सा शासक है जिसके सिक्कों पर, यानी चांदी के सिक्कों पर, हमें देवनागरी लिपि मिलती है? गजनवी। अरबी और संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है सिक्कों पर। और लक्ष्मी की आकृति वाले सिक्के किसने चलाए? मोहम्मद गोरी ने चलाई। जब तराइन का द्वितीय युद्ध वो जीत गया, तो मोहम्मद गोरी ने तराइन का द्वितीय युद्ध जीतने के बाद भारत में उसे दो भागों में विभाजित, मतलब भारत जो है उसे जीतने के लिए अपने दो सूबेदारों को अपॉइंट किया। एक था कुतुबुद्दीन ऐबक और एक था बख्तियार खिलजी। उसने अपने दो सूबेदारों को या सिपहसालारों को नियुक्त किया। उसे भारतीय क्षेत्र का एडमिनिस्ट्रेशन संभालने के लिए कुतुबुद्दीन ऐबक को उसने हेड बना दिया। और भारत में उसका मन लगता नहीं था, इसलिए मोहम्मद गोरी गजनी वापस लौट गया और भारत का जीता हुआ क्षेत्र किसको देकर चला गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कहा कि जब तक मैं गजनी को देखकर आता हूं तब तक तू 4-5 चीजें और लपेट लेना। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बोला ठीक है, लपटा ले लूंगा मैं कुछ ना किसी को। और 2 साल तक, यानी 92 से 94 तक ऐबक भारत का हेड बना रहा। इस क्रम में ऐबक ने वरन, मेरठ, रणथंबोर, दिल्ली आदि क्षेत्रों को मिलाकर तुर्की एम्पायर में मिला लिया और इस तरह भारत में तुर्कियों का एक बड़ा एम्पायर बनने लगा। मोहम्मद गजनवी, मतलब सॉरी, मोहम्मद गोरी गजनी से वापस लौटा और गजनी से वापस लौटकर उसने देखा, भैया कुतुबुद्दीन ऐबक से पूछा, भैया सारा माहौल सही है क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक बोला सब माहौल एकदम सही है, मैंने सबको जीत लिया है। मैंने वरन को भी जीत लिया, मेरठ भी जीत लिया, रणथंबोर भी जीत लिया, दिल्ली भी जीत लिया। लेकिन सबसे ज्यादा मुझे अगर कोई परेशान कर रहा है तो वो कर रहा है कन्नौज का शासक जयचंद, पृथ्वीराज चौहान के ससुर जी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गोरी को बोला, भैया यार ये पृथ्वीराज चौहान के पास जो ससुर जी थे वो यार मान नहीं रहे हैं और कन्नौज का एरिया बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, तो अब क्या किया जाए? तो मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला कि ठीक है, अभी हम जिंदा हैं। और इस तरह मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज को, सॉरी, मोहम्मद गोरी और कुतुबुद्दीन ऐबक दोनों ने मिलकर 1194 में आक्रमण कर दिया गहड़वाल वंश के शासक जयचंद पर। जयचंद अपनी वीरता के साथ उनके साथ लड़ा और इस तरह वो वीर गति को प्राप्त हो गए और इस तरह गहड़वाल वंश की राजधानी कन्नौज तुर्कों के अधिकार क्षेत्र में चली गई। बात समझ में आई? तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध और 1194 में चंदावर का युद्ध होगा। दो युद्ध मोहम्मद गोरी वर्सेस पृथ्वीराज चौहान थर्ड और चंदावर का युद्ध गोरी ऐबक वर्सेस जयचंद 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 जयचंद। तो हंसते क्यों हैं यार तुम लोग यार? मैं ठीक है भाई, नहीं पढ़ाऊंगा मैं ऐसे, नहीं पढ़ाऊं ऐसे।
देखिए देखिए देखिए, समझ में आएगी नहीं आई बात? तो भैया 1194 में मोहम्मद गोरी ने किसको जीत लिया? कन्नौज को भी जीत लिया। बिहार और बंगाल, भैया राजपूत के पूरे एरिया जो थे वो अब जीते जा रहे थे। दूसरी तरफ बंगाल और बिहार का एरिया था, और बंगाल और बिहार की विजय करने के लिए गोरी ने अपने एक और पेशादार इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी को भेजा। तुम सिर्फ बख्तियार खिलजी याद रखना। किसको भेजा? बख्तियार खिलजी। और बख्तियार खिलजी निकला अपने घोड़े पर बैठ के टुकड़ुक 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 टुकड़ुक, और बख्तियार खिलजी बढ़े जा रहा कहां? बिहार और बंगाल की ओर। रास्ते में 2-3 बार उसने खैनी खाई, और जब वो जा रहा था तो रास्ते में उसने बिहार में नालंदा स्थान पर उसने एक भव्य डिजाइन देखी, भव्य इमारत देखी, और उस इमारत को देखकर बख्तियार खिलजी को लगा कि शायद ये किसी मिलिट्री कैंप की जगह है। बख्तियार खिलजी ने बोला जाके जरा एंजॉय देखकर आते हैं क्या हो रहा अंदर। और बख्तियार खिलजी ने नालंदा के उस जगह की ओर प्रस्थान किया, और सैनिकों को बोला कि जो मिले लूट कर लिया। सैनिक नालंदा के उस इमारत की ओर बढ़े, और घोड़े दौड़ रहे थे टुकड़ुक टुकड़ुक टुकड़ुक। वो घुसे उस इमारत के अंदर, और उन्होंने इमारत में कोना कोना छान मारा, उन्हें कुछ भी वहां से नहीं मिल रहा। वो सोचा सोना मिलेगा, चांदी मिलेगा, हथियार मिलेगा, कुछ तो मिलेगा। मिल रहा टिंडा, गोभी, पत्ता गोभी, बैगन, भिंडी, टिंडा, कुछ नहीं मिल रहा। उनका दिमाग खराब हो गया। अब दिमाग खराब हो गया तो सैनिकों को गुस्सा आया, और उसमें किताबें बहुत ज्यादा रखी हुई थी। उन्होंने आग लगाई, और गुस्से के मारे किताबों में ही आग लगा दी। वो जो इमारत थी उसमें आग की लपटें निकलने लगी। बख्तियार खिलजी खैनी खा रहा था वहीं बैठे बैठे। उसने बोला भैया आग वाग क्यों लगा दी? बोले मालिक कुछ नहीं था, अंदर किताबें रखी हुई थी और कुछ नहीं था, और हम जबरदस्ती परेशान हुए, दिमाग खराब हुआ और हमने आग लगा दी। बख्तियार खिलजी ने बोला क्या बात कर रहे हो, कुछ नहीं था वहां, कुछ नहीं था। और फिर देखते ही देखते वो आग भयानक आग में बदल गई, और इस तरह उन सैनिकों ने वहां पर इतनी तोड़फोड़ मचाई कि वो जो स्थान था उसका नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। और इस तरह नालंदा विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी के द्वारा 1203 में नष्ट कर दिया गया। और इस तरह विक्रमशिला विश्वविद्यालय को भी आगे नष्ट कर देगा वो। और इस तरह उसने नालंदा विश्वविद्यालय को पूर्ण रूप से नष्ट कर डाला, जो अब पूर्ण रूप से वीरान पड़ गया। इतनी तोड़ फोड़ मचाई उसने, इतने भारतीय ग्रंथों को जला दिया, इतने ग्रंथों को जलाकर भारत का इतिहास, भारत की संस्कृति, भारत का विज्ञान सब नष्ट कर डाला बख्तियार खिलजी ने। और इस तरह नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट कर दिया? कौन बताएगा मुझे कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करी थी? जो बताएगा डेयरी मिल्क खाएगा। ठीक है, दुकान पे जाना, मेरे नाम से ले लेना, दे देगा, है ना? पैसे वैसे की बात तुम लोग कर लेना उससे, ठीक है? ठीक है, क्लियर है? अब बख्तियार खिलजी आगे बढ़ा। बख्तियार खिलजी कहां आगे बढ़ रहा है? बंगाल की ओर। नालंदा में तो उसने तोड़फोड़ी कर दी और नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर मारा। आगे बढ़ा वो बंगाल की ओर, और जब वो बंगाल की ओर बढ़ा तो बंगाल में उस समय लक्ष्मण सेन का शासन था, और उनकी राजधानी थी नदिया। उस पर आक्रमण कर दिया, और नदिया जो उनकी राजधानी हुआ करती थी उसको तोड़ फोड़ कर उसने उस पर कब्जा कर लिया। लक्ष्मण सेन अपनी राजधानी छोड़कर भाग गया, और इस तरह बंगाल पर अधिकार कर लिया बख्तियार खिलजी ने। समझ में आ रही बात? एक तरफ कुतुबुद्दीन ऐबक राजपूत वाले एरिया को जीतने में लगा हुआ है, एक तरफ बख्तियार खिलजी बंगाल बिहार को जीतने में लगा हुआ है। मोहम्मद गोरी गजनी आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। ठीक है,
इसी क्रम में वो आवन जावन में चंदावर का युद्ध भी जीत लेगा। ठीक है, अब मोहम्मद गोरी का आना जाना लगा रह रहा है। हुआ ये कि बख्तियार खिलजी ने जब बंगाल और बिहार को जीत लिया तो उसके साथ उसका एक सरदार भी साथ में था जिसका नाम था अली मर्दान। क्या नाम था? अली मर्दान। और अली मर्दान ने देखा यार बख्तियार खिलजी कुछ ज्यादा ही उतावला हो रहा है और उसकी अगली योजना असम पर आक्रमण करने की है। तो भाई साहब अली मर्दान ने बोला भैया अच्छा बंगाल बिहार जीत लिया, इतना थके थुका गए यार, कहां तुम यार असम पर पहाड़ी इलाकों में जाओगे? बख्तियार खिलजी बोला सुबह ही निकलना अपने को, एकदम नहा धो के लक्स साबुन से तैयार हो जाना, फेयर एंड लवली क्रीम लगा के, और अपन निकलेंगे कहाँ? असम की ओर। अली मर्दान का दिमाग खराब हुआ। अली मर्दान गया बख्तियार खिलजी के पास और बख्तियार खिलजी को बोला एक्सक्यूज मी इधर आना, फटाफट 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 उसके चाउमीन निकाल दिए और नीचे नूडल्स फैल गए और इस तरह बख्तियार खिलजी को अली मर्दान ने चाकू मारकर निपटा दिया और खुद बंगाल का वो प्रमुख बन गया। क्लियर है? समझ में आई यहां तक बात? अब हमारा मोहम्मद गोरी पे आते हैं हम लोग। मोहम्मद गोरी आ रहा जा रहा, आ रहा जा रहा, चार्टर्ड बुक करा रखी थी उसने इंदौर भोपाल जैसी। ठीक है, आता और चला जाता। 1205 1206 में ऐसे ही वो चार्टेड से पंजाब की ओर बढ़ रहा था। जब वो पंजाब की ओर जा रहा था तभी खोखरों जो वहां की एक जनजाति हुआ करती थी उसने विद्रोह कर दिया और उसने इस विद्रोह को दबा दिया। खोकर एक जाति थी कि जब मोहम्मद गोरी अपना धन लूट के ले जाता तो ये खोकर लोग बीच में आते और दो चार गधे चुरा के ले जाते उसके, जिसपे सोना लद के जाता था। अब मोहम्मद गोरी का परेशान, भैया चार पांच घोड़े कम गधे कम हो गए उसके जिसपे सोना लदा हुआ था। अब ये खोकर जो है वो बीच में उनके सेना का मालवाल लूट लेते थे, इसलिए उसने अंतिम में निर्णय लिया इन खोकरों को मैं सबक सिखाऊंगा। इसलिए मोहम्मद गोरी का अंतिम अभियान किसके विरुद्ध हुआ? तो याद रखना गजनवी ने अपना अंतिम अभियान किसके विरुद्ध किया? जाटों के विरुद्ध। और गोरी ने अपना अंतिम अभियान किसके विरुद्ध किया? खोखरों के विरुद्ध। समझ में आई बात? समझ गए? ठीक है भैया, अंतिम विजय हो गई। अब मोहम्मद गोरी ने अपनी चार्टर फिर से बुक करी और बढ़ा गजनी की ओर। जब वो गजनी की ओर बढ़ रहा था तब सिंधु नदी के तट पर उसने अपना कैंप लगाया। कैंप जहां लगाया वो स्थान था दमयक। सिंधु नदी के किस स्थान पर लगाया? दमयक स्थान पर। और दमयक स्थान पर उसने सोचा रात यहीं बिताएंगे, अगले दिन गजनी की ओर चलेंगे, क्योंकि प्लेन विलेन तो होता नहीं था, पैदल जाना पड़ता था इतनी दूर, कई दिन लग जाते थे पहुंचने में। ठीक है भैया, मोहम्मद गोरी जो है वो दमयक नामक स्थान पर उसने अपना कैंप लगाया। अब जब मोहम्मद गोरी भारत की ओर स्टार्टिंग में बढ़ रहा था तो उसने मुल्तान में रहने वाली एक जाति करमातियों को पराजित किया था और करमातियों की पूरी नस्ल को खराब कर डाला उसने। और करमाती जो थे इस फिराक में बैठे हुए थे, एक फिराक में बैठे हुए थे कि कब मोहम्मद गोरी आए और चार्टेड में वो किसी दिन डोडी पर रुके और वो उसकी हत्या कर दें, यानी दमयक पर रुके। ठीक है, मोहम्मद गोरी ने अपना कैंप लगाया। कैंप लगा के जितने भी सैनिक थे उन्होंने बकायदा 4-5 किलो बकरा खाया और बकरा खा के वो गए सोने। रात को सोना था, टेंशन थी नहीं। करमातियों को पता चल गया कि भैया लगा हुआ है क्या? गोरी का कैंप, और गोरी रात को यहीं पर रुका हुआ है। करमाती लोगों ने बोला भैया यार पता करते हैं और गोरी कहां रुका, आज तो इसका गेम ही खत्म कर डालते। करमाती लोग गए, 4-5 गोरी के सैनिक ऊपर हाथ ताप रहे थे आग जला के, मुर्गा खाया था, पेट भर गया था थोड़ा बहुत, हाथ पाथ ताप रहे थे। जब हाथ ताप रहे थे तो करमाती पीछे से गए और 4-5 की कनपटी पर उन्होंने बजा दिए, उनके चाउमीन और नूडल सब फैला दिए
और फिर उन्हीं के कपड़े पहने गोरी की सेना के और घुस गए उनके कैंप में। अब कैंप में करमाती घूम रहे अलग अलग, और करमातियों का एक सिग्नल होता था जिससे सूचना मिल जाती थी। और उन्होंने बोला जहां भी तुम्हें मोहम्मद गोरी के कैंप का पता चले, क्योंकि दो चार बड़े कैंप भी थे उसमें से, उन्हीं में से एक में होगा वो, जैसे ही पता चले तो सिग्नल दे देना, करमाती इकट्ठे हो जाएंगे। बोले ठीक है। करमाती लगे ढूंढने, खैनी भी खाएंगे ना, थोड़ा सा ढूंढ रहे, टाइम तो लगेगा ना। अब ढूंढ रहे करमाती लोग, देख रहे भैया पर्दा खोल खोल के, गोरी ए गोरी, कहाँ है गोरी। अब उसी वक्त हो गया नमाज पढ़ने का समय। मोहम्मद गौरी पक्का मुसलमान था और 5 वक्त का नमाजी था। नमाज का समय हुआ और मोहम्मद गौरी ने नमाज पढ़ने के लिए वो चला गया। करमातियों को पता लगा, क्योंकि उस समय नमाज होता था तो आधी सेना नमाज पढ़ती थी और कुछ ऐसे सिपे जो नमाज पे ज्यादा वो नहीं था, और वो लोग पहरेदारी देते थे। पूरे सैनिक नमाज पढ़ रहे, मोहम्मद गौरी नमाज पढ़ रहा, और पर्दा खोला और उनको पता चल गया है बाबू ये रहा गोरी, बबुआ आजा, आज तो गोरी का काम ही तमाम करे। और गोरी जो है वो नमाज जैसी पढ़ रहा होगा, करमाती लोग फाड़ा पोस्टर निकले, करमाती घुसे अंदर, घुसे। मोहम्मद गोरी को टेंशन क्या, वो तो पढ़ रहा अपनी नमाज। पीछे से करमाती गए, मुंह पकड़ा और चाकू दनादन पार कर दिया, और मोहम्मद गोरी के सारे मटेरियल बाहर निकाल। और करमातियों ने नमाज पढ़ते समय मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी। समझ में आई बात। तो भैया मोहम्मद गोरी जो है उसकी नमाज पढ़ते समय किन जातियों ने हत्या कर दी, और इस तरह गोरी की मृत्यु हो गई। गोरी की मृत्यु हो जाने के बाद गोरी का कोई भी पुत्र नहीं था। अब गोरी ने इतना बड़ा साम्राज्य बनाया, कौन संभालेगा, क्योंकि गजनी भी उसके पास है, भारत भी उसके पास है। बख्तियार खिलजी बेचारा खर्च हो चुका है बंगाल बिहार में, अली मर्दान ने चाकू मार के उसको खर्च कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक भारत का प्रशासन संभाले हुए है, और मोहम्मद गोरी का जो गजनी वाला इलाका है वहां पर उसके दूसरे सिपह सालार अपॉइंट है। मोहम्मद गोरी की एक खासियत थी कि वो अपने दासों को अपने से बहुत प्रिय रखता था, क्योंकि उसका पुत्र नहीं था। कुतुबुद्दीन ऐबक हो या बख्तियार खिलजी हो, चाहे वो यलदोज हो, चाहे वो क्वाचा हो, सबके सब उसके गुलाम हैं, और गुलामों पे वो बहुत विश्वास करता है। किस पे विश्वास करता है? गुलामों पे। और इस तरह मोहम्मद गोरी का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, इसलिए उसने अपना सारा साम्राज्य अपने दासों के बीच बांट दिया। किसके बीच बांट दिया? दासों के बीच। गजनबी ने अपने दास यलदोज को गजनबी का एरिया दिया। यलदोज को कहां का एरिया दिया? सिंध वाला एरिया कुबाचा को दिया, और जो सबसे उपजाऊ एरिया था वो दिया कुतुबुद्दीन ऐबक को। और इस तरह मोहम्मद गोरी की पराजय के मतलब मृत्यु के बाद उसका पूरा साम्राज्य उसके दासों में विभाजित कर दिया गया। क्लियर है? और इस तरह अब मोहम्मद गोरी के जो एरिया हैं, उन एरियो में एक तरफ है यलदोज, दूसरी तरफ है सिंध में कुआचा, और भारत में कौन है? कुतुबुद्दीन ऐबक। पर इन दोनों गरीबों की नियत भारत पर अड़ी हुई है। भारत पर इसलिए अड़ी हुई है क्योंकि भारत उपजाऊ एरिया है, धन संपदा से भरपूर है, और यलदोज और क्वाचा बोलते हैं हमें भी भारत दे दो भैया, कुतुबुद्दीन ऐबक को अकेला क्यों दे रखा है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बोला दम हो तो आके दिखा दे बेटा, और कुतुबुद्दीन ऐबक को परेशान करेंगे ये दोनों, यलदोज और क्वाचा। और इस तरह कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक वंश की स्थापना कर दी, जिस वंश को कहा जाता है
गुलाम वंश, यानी कि इलबरी वंश, यानी कि एक ऐसा वंश जिसके सभी शासक किसी ना किसी के गुलाम। कहानी समझ में आई? बाकी दिल्ली सल्तनत को हम लोग कल करेंगे। क्लियर है? समझ गए बात को? तो एमसीक्यू लगाना, मेलोडी खाना और खुद जान जाना। ठीक है? तो जय हिंद, जय भारत।